इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और दिल्ली में एक हफ्ते से लॉकडाउन लगा हुआ है। ऐसे में क्या लॉकडाउन से कोरोना के केसेस कुछ डाउन हुए? आपको बीते 7 दिनों का ग्राफ दिखाते हैं। 19 अप्रैल को 23,686 नए मामले सामने आए थे, तो 20 अप्रैल को ये नंबर 28,395 पर पहुंच गया। 21 अप्रैल को नए केसेस में कमी आई, ये 24,638 पर पहुंचा। और इसके बाद एक दिन बाद 22 अप्रैल को फिर से नए केसेस बढ़ गए। एक दिन में 26,169 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस मिले। लेकिन इसके बाद दिल्ली में रोजाना कोरोना के नए केसेस कम होने का ट्रेंड शुरू हुआ। 23 अप्रैल को 24,331 नए मरीज मिले, तो 24 अप्रैल को नए मरीजों की संख्या 24,103 रही। और 25 अप्रैल यानी कल जो नए मामले मिले थे वो 22,933 निकले। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर राजेश मल्होत्रा, जो कि एम्स के चीफ ट्रॉमा सेंटर से जुड़े हुए हमारे साथ डॉक्टर जुड़ चुके हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है। चीफ ऑफ ट्रॉमा सेंटर एम्स, सर वेलकम ऑन इंडिया टीवी। सबसे पहले तो ये जो पिछले 6 दिन का हम ग्राफ दिखा रहे थे, दिल्ली में लॉकडाउन का क्या असर हुआ है? आप लोग केसेस को किस ढंग से देख रहे हैं? सिवियरिटी अभी भी उतनी ही ज्यादा है? पेशेंट्स का फ्लो उतना ही ज्यादा है या कुछ कम हुआ है? ज्योति, ऐसा है कि पेशेंट्स का फ्लो अभी कम नहीं हुआ है, और अगर आप सच मुझसे पूछें तो अभी इतनी जल्दी एक्सपेक्टेड भी नहीं है, और इसीलिए हमें लॉकडाउन बढ़ाना पड़ा है। देखिए, ऐसा है कि इस समय हमारे पास वो लोग आ रहे हैं जो कि लॉकडाउन से पहले से संक्रमित थे, क्योंकि संक्रमित होने के बाद 5 से 7 दिन के बाद उनको सिम्टम्स कई बार शुरू होते हैं और वो फिर धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। दूसरी बात मैं ये भी बता दूं कि हमें ये भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि एकदम से जरूरी है कि नंबर जो है अगर आज 25,000 है तो 5 दिन बाद वो 20,000 हो जाए। ये भी हो सकता है कि इससे सिर्फ उसकी जो बढ़ने की रफ्तार है वो कम हो जाए, कि अदरवाइज अगर हम लॉकडाउन नहीं करते तो 25,000 से अगर 32 या 33,000 हो जाता, उसकी जगह 27 या 28,000 ही हो, तो कुछ दिन और हमें इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि अभी जो इस पीरियड में, लॉकडाउन के पीरियड में जो संक्रमण का दर कम हुआ है वो हमें अगले हफ्ते बिल्कुल में सवाल यही उठ रहा है कि ये कुछ दिन कितना हो सकता है, क्योंकि पिछले 5 दिन के जो आंकड़े देश भर से आए हैं वो डरा देने वाले हैं। 3 लाख, फिर 3,20,000, फिर 35,000, और कल के आंकड़े जो 24 घंटे 3,53,000 तक ये पहुंच गए। तो कितना दिन, आप लोगों का क्या अनुमान है? तो ऐसा है कि ज्योति, हमें पता है इतने समय से कि ये वायरस कैसे बिहेव करता है। हमें ये पता है कि कोई भी व्यक्ति अपने कोई भी सिम्टम आने से 2 से 3 दिन पहले से तो डेफिनेटली वो दूसरों को संक्रमित कर सकता है, और तकलीफ होने के बाद वो 10 दिन तक, जो हम कहते हैं कि 7 कम से कम उसमें से 3 दिन बिना बुखार के है, तो एक करीब 2 हफ्ते तक कोई आदमी ऑन एन एवरेज दूसरों को इन्फेक्ट कर सकता है। तो जब तक हम 2 हफ्ते तक लोगों को अंदर बंद नहीं रखेंगे, जो इन्फेक्टेड लोग बाहर आके दूसरों को इन्फेक्ट नहीं करेंगे, तब तक इसमें कुछ विजिबल इफेक्ट आना मुश्किल है। सर, 2 हफ्ते तक आप कह रहे हैं कि ये इन्फेक्ट कर सकते हैं और संक्रमण जो है वो फैलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। वेरिएंट के नए रूप को लेकर हमने काफी चर्चा की, सिम्टम्स को लेकर, और जिस तरह से युवाओं में, बच्चों में फैल रहा है, इन सब पर चर्चा की। हमारे भी कुछ संगी साथी ये जानना चाह रहे हैं कि काफी लोग रिकवर भी हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी हालत पिछले बार के कंपैरिजन में ठीक नहीं है। जो पोस्ट कोविड पेशेंट्स हैं उनके लिए मैं आपसे जानना चाहूंगी कि उन्हें क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, उन्हें किस तरह से अपना ख्याल रखना होगा, अगर उनके लिए कोई विशेष राय हो। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। इस बार हमने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो पहले कोविड से संक्रमित हो चुके थे और वो दोबारा अफेक्टेड हुए हैं, और कुछ जिसमें हम जो वैक्सीनेशन का जो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस हुई हैं, जो वैक्सीनेशन के बाद भी हुई हैं, ऐसा शक जरूर होता है कि ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी वेरिएंट से प्रभावित हुए हैं। तो उसी में ही जीनोमिक सर्विलेंस की इंपॉर्टेंस आती है कि हमें ये देखना होगा कि ये थोड़ा बहुत जो वेरिएशन है, जो नए सिम्टम्स के साथ में सोर थ्रोट और बुखार के साथ आ रहा है, यही दोबारा इन्फेक्शन भी कर रहा है, और वैक्सीनेटेड लोगों को भी कुछ हद तक यही वेरिएंट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोविड हो भी गया है तो आपको सारी की सारी प्रिकॉशंस ऑब्जर्व करनी है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करना है। और दूसरी बात है, कोविड के बाद बहुत ज्यादा फैटीग, वीकनेस, थकान जो होती है, उसके लिए प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट और प्रॉपर एक्सरसाइजेज, अपने लंग्स की एक्सरसाइजेज, अपनी फिजिकल एक्टिविटी और विटामिन रेगुलरली लेते रहे। चलिए, तो पोस्ट कोविड केयर कितना जरूरी है ये भी आप बता रहे हैं। मदरहुड हॉस्पिटल से डॉक्टर राजीव रंजन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर राजीव जी, आपका भी स्वागत है, शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। इस बार जो हम हालात देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी संक्रमण का शिकार हो रहे हैं, क्या किया जाए कि घरों में जो इन्फेक्टेड लोग हैं वो बच्चों को इससे बचाए रखें?
जी हाँ, इस बार संक्रमण की संख्या बच्चों में काफ़ी अधिक है, कई गुना ज़्यादा है। लास्ट ईयर तो लगभग वो एसिम्प्टोमेटिक थे, बट इस बार बच्चों में संक्रमण भी है, माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स भी हैं। उन्हें तेज बुखार, लूज मोशन, हेडेक और उल्टियाँ भी हो रही हैं। मैं अभिभावकों से निवेदन करूंगा कि अगर आप बाहर काम करते हैं, पूरी तरीके से डिसइंफेक्ट करके ही अपने परिवार और अपने बच्चों के पास जाएं, बिकॉज उनके संक्रमण की संख्या इस बार ज़्यादा है। हमें उन्हें सुरक्षित रखने के लिए उनको घर पे ही इन्वॉल्व करना चाहिए। प्लेग्राउंड्स टाइप का घर का ही माहौल बनाए जिससे बच्चे उसको इंजॉय भी करें। एक जो बड़े बच्चे उनमें आप मास्क यूज कर सकते हैं। पौष्टिक आहार बहुत ज़रूरी है जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। अपने चिकित्सक से मिलकर आप या फ़ोन पे टेलीकंसल्टेशन करके आप विटामिन और सप्लीमेंट्स जरूर लें। एक पूरे देश भर में जो ऑक्सीजन की किल्लत हम देख रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा शिकार युवा तो हुए ही हैं। क्या बच्चों पर भी इसी तरह का कुछ संकट मंडरा रहा है? जी, अगर मैं सीरियस केसेस की बात करूं तो ज़्यादातर बच्चे माइल्ड टू मॉडरेट ही हैं। ना तो उन्हें अभी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी है, ना किसी इंजेक्टेबल दवा की ज़रूरत पड़ी है। तो एडल्ट के मुकाबले अभी भी बच्चों के सिम्टम माइल्ड और मॉडरेट ही हैं। सर, हमारे भी जो जानने वाले होते हैं, आसपास लोग होते हैं, चाहे वर्किंग पेरेंट्स हो, वो बच्चों को लेकर सबसे ज़्यादा वरिड रहते हैं। उन्हें अपनी चिंता कम, बच्चों की चिंता ज़्यादा होती है। इसके बावजूद जब बच्चे इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए आपकी क्या राय है? अगर बच्चे इन्फेक्टेड हो गए हैं तो उन्हें माइल्ड टू मॉडरेट ही होगा। उनको हाइड्रेटेड रखना है, उनके पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा रखनी है, या लिक्विड इंटेक। ब्रेस्ट फीड भी करा सकते हैं मदर, मास्क यूज करके, अपने हाथों को सैनिटाइज करके। और इसमें हाइड्रेशन का ख्याल ज़्यादा रखना है। कुछ प्रोटोकॉल की दवाइयाँ हैं बच्चों में, जैसे एक एंटी एलर्जिक आते हैं, जिंक एसिटेट आता है, विटामिन सी आते हैं, वो हम लोग देते हैं और उनकी रिकवरी बहुत फास्ट है। चलिए, ये अच्छी बात है। माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स बच्चों में देखे गए हैं ज़्यादातर, जो आप बता रहे हैं। मदरहुड हॉस्पिटल के केसेस हों या फिर अन्य जगहों के भी, ऑन एन एवरेज बच्चे जल्दी रिकवर हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। और डॉक्टर राजेश मल्होत्रा, आज डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की एक रिपोर्ट में पढ़ रही थी, उसमें उन्होंने ये कहा है कि कोरोना भी एक सामान्य संक्रमण ही है। जो एम्स चीफ हैं वो ये बता रहे थे कि घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 95% लोग ठीक भी हो रहे हैं। एक पॉजिटिविटी की बहुत ज्यादा जरूरत है। लोगों को समझाएं कि ठीक होने का दर भी उतना ही ज्यादा है जितना ज्यादा संक्रमण दर है इसमें। जी बिल्कुल। और जो हम बात करते हैं कि जब इन्फेक्शन होता है तो हमें ये मालूम है कि 80% तक लोगों को बिल्कुल माइल्ड या एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन होती है, और जनसाधारण ये बात जानती है, क्योंकि अभी जैसे आपने बात की कि ये वेरिएंट है, बहुत हाईली इन्फेक्शियस है। तो इस समय बहुत एक्सेप्शन है कि किसी घर में एक व्यक्ति को इन्फेक्शन हो जाए और बाकी सबको ना हो, जो इसमें डेफिनेटली पहली वेव के मुकाबले में जो चेंज है। लेकिन वो जो बाकी लोग हैं फैमिली के, चाहे वो टेस्ट करा रहे हैं नहीं करा रहे, पर उनको ये रियलाइजेशन है कि वो माइल्ड डिसीज है तो वो ठीक हो जाते हैं। तो ज्यादातर जो प्रॉब्लम है वो उन लोगों में है जो बुजुर्ग हैं, जिन्हें पहले से कुछ बीमारियां हैं, जो डायबिटिक हैं, हार्ट प्रॉब्लम है, स्ट्रोक है। तो ऐसे लोगों को हमारी सलाह है कि उनको स्पेशली केयरफुल रहना चाहिए। और ये उनके लिए सारी ही बीमारियां खतरनाक होती है, कि जैसे अगर कोविड से पहले जो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया जिसे हम कहते थे, तो वो इतना खतरनाक होता है बुजुर्गों के लिए कि विश्व भर में उसके लिए वैक्सीन लगाई जाती है। तो आने वाले समय में जब ये पूरी हर्ड इम्यूनिटी हो जाएगी, ये कंट्रोल हो जाएगा, एंडेमिक हो जाएगा, तो जो हाई रिस्क पॉपुलेशन को सिर्फ वैक्सीनेशन लगाने से काम चल जाएगा। तो जो अभी पैनिक की सिचुएशन है, थोड़ा सा इसलिए है कि एक तो थोड़ा यंगर लोग इस पर इन्वॉल्व हो रहे हैं, और वो जो यंगर लोग हैं उसमें अगर एक स्मॉलर परसेंटेज भी अगर सीरियसली सिक हो जाती है तो उससे कहीं ना कहीं लोगों की चिंता या भय बना हुआ है। तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। डॉक्टर राजेश जी और डॉक्टर राजीव रंजन, आप दोनों ने वक्त निकाला इंडिया टीवी पर, ये अहम जानकारी दी। उम्मीद है जो दर्शक सुन रहे होंगे वो कम पैनिक करेंगे और जो आपने समझाइश दी वो उसे फॉलो करेंगे, चाहे बात मसला बच्चों का हो या फिर युवाओं का, अडल्ट्स का हो। जो एहतियात बरतने हैं उसका ख्याल रखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए। इधर कोरोना विस्फोट पर मद्रास हाईकोर्ट से भी एक बड़ी खबर आ रही है। पूरी डिटेल्स लौटेंगे बस एक ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।